आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 17 से 23 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह है भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलीनेक्स यह भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। हाल ही में सिलीनेक्स का 12वां संस्करण 18 अगस्त 2025 को कोलंबो में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ठीक है, आगे देखिए और क्या है इसका उद्देश्य क्या है। तो सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचालन में समन्वय सुनिश्चित करना और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, और देखिए भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? देखिए वर्तमान में इसके प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये 26वें नंबर के हैं। चलिए आगे देखते। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन चीन के बीजिंग शहर में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बीजिंग, चीन में। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे तो देखिए कि 2025 के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यह 14 से 17 अगस्त 2025 तक बीजिंग, चीन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, जिसमें 16 देश के 280 टीमों के 500 से ज़्यादा मानव रूपी रोबोटों ने मानव खेलों, प्रदर्शन और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों जैसे ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल, नृत्य और किक बॉक्सिंग सहित 26 स्पर्धाओं में भाग लिया। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आगे दिया हुआ है कि देखिए इसका उद्देश्य क्या था। ये जो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स है, इसका उद्देश्य था कि मानव रूपी रोबोट की क्षमताओं को बढ़ावा देना और रोबोटिक्स अनुसंधान तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए आगे देखते। तो आगे दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा तूफान या चक्रवात एरिन किस महासागर से संबंधित है? या एरिन चक्रवात या तूफान यह कौन से महासागर में आया? तो देखिए यह तूफान या चक्रवात अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि तूफान एरिन ने अमेरिका के करीब अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए इसने क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो यह देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में पहुंचा। ठीक है, और देखिए तो सेफिर सिम्पसन स्केल पर कैटेगरी 5 उन तूफानों या चक्रवातों को दर्शाता है जिसमें हवा की गति लगातार 257 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो देखिए इनकी जो तूफानों की कैटेगरी होती है यह इनकी गति के ऊपर निर्भर करती है, और कैटेगरी 5 में वह तूफान आते हैं जिनकी प्रति घंटा गति क्या रहती है? तो यह रहती है 257 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति के तूफान कैटेगरी 5 में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस तरह के तूफानों का तेजी से ताकतवर होना आज के समय में आम है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसने मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब 2025 जीता है? तो देखिए ये कहाँ आयोजित किया गया था? यह मलेशिया में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब 2025। तो इसकी विजेता कौन है?
इसकी विजेता हैं भारतीय शटलर देविका सहवाग। यह 20 वर्ष की हैं। तो 20 वर्षीय देविका सहवाग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब 2025 जीता है। ठीक है, मलेशिया का अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब। तो देखिए आगे देखेंगे कि देविका सहवाग ने मलेशिया के इपोह में आयोजित महिला एकल में पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता है। और आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो किसी खेल या प्रतियोगिता में एक प्रकार की जीत है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा में जीती जाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जीत होती है। ठीक है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल खिताब जीता है। तो देखिए ये है साइपन। तो यह किसने जीता, यह जीता है भारतीय शटलर तान्या हेमंत ने। याद रखेंगे। तो साइपन इंटरनेशनल 2025 किसने जीता है, तो यह जीता है बैडमिंटन प्लेयर तान्या हेमंत ने। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यह है कि देखिए यह तान्या का चौथा इंटरनेशनल और साल 2025 में उनका पहला सीनियर खिताब भी है। ठीक है, उनके करियर का यह चौथा इंटरनेशनल खिताब है। और आगे दिया हुआ है कि साइमन इंटरनेशनल 2025 का आयोजन उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है हमें हाल ही में जारी हुरून इंडिया फैमिली इंडेक्स के अनुसार कौन सा परिवार भारत के मूल्यवान परिवार व्यवसायों में शीर्ष पर है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि हुरून इंडिया फैमिली इंडेक्स के अनुसार ऐसा कौन सा परिवार है जो मूल्यवान परिवार व्यवसायों में शीर्ष पर है, तो वह है अंबानी परिवार। ठीक है, तो अंबानी परिवार मूल्यवान परिवार व्यवसायों में शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यह इंडेक्स हुरून इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की एक सूची है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो यह इंडेक्स उन परिवारों की पहचान करता है और उनके व्यवसायों को रैंक प्रदान करता है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि ऐसे परिवार जिनके व्यवसायों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, उनको यह रैंक करता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल के अनुसार ग्लोबल ब्रांड की सूची में शीर्ष पर कौन है। यानी कि 19वां जो चाइना ब्रांड फेस्टिवल हुआ है 2025 में, तो इसके अनुसार ग्लोबल ब्रांड की सूची में शीर्ष पर कौन है, तो इसके अनुसार ग्लोबल ब्रांड की सूची में शीर्ष पर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो देखिए अब ये चाइना फेस्टिवल के अनुसार हम देखेंगे कि 3 टॉप ग्लोबल ब्रांड कौन से हैं। तो ये है देखिए 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल 2025 के अनुसार ग्लोबल ब्रांड शीर्ष टॉप 3 ब्रांड, तो यह कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहला तो माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरा एनवीडिया है और तीसरा एप्पल है। इसका विषय क्या था, तो 2025 में इसका विषय था AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। ठीक है, और देखिए ये चाइना ब्रांड फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। तो चाइना ब्रांड फेस्टिवल यह चीन के ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने में मदद करता है। यह फेस्टिवल है, यह चीन के जो ब्रांड हैं उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके विकास को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसने सिनसिनाटी ओपन खिताब 2025 जीता है। तो देखिए ये जो 2025 का सिनसिनाटी
सिनसिनाटी ओपन खिताब है, यह किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्कराज का ये जो सिनसिनाटी ओपन खिताब है, यह उनका पहली बार उन्होंने यह खिताब जीता है। और यह देखिए कैसे जीता है, तो जब गत चैंपियन और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर बीमारी के कारण मैच से हट गए। ठीक है, यह जीत अल्कराज के करियर का 22वां खिताब है। और देखिए आगे, तो ये जो सिनसिनाटी ओपन खिताब है, इसका पुराना नाम था सिनसिनाटी मास्टर्स। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनसिनाटी में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पेशेवर टेनिस कार्यक्रम है। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह अमेरिका के सिनसिनाटी में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर कह रहा है कि 16वीं जो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हाल ही में आयोजन किया गया है कजाकिस्तान के श्याम कैंट में। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो कजाकिस्तान के श्याम कैंट में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 99 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये जो 16वीं एशियाई चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें कुल भारत ने 99 मेडल जीते हैं। 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। ठीक है, और 99 मेडलों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए पदक तालिका में शीर्ष पर कौन कौन से देश हैं? तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर मेजबान देश कजाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर है चीन। ठीक है, ये जो अभी 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई है, इससे पहले जो 15वीं आयोजित की गई थी, यह निशानेबाजी चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के चांगवेन में 2023 में आयोजित की गई थी। ठीक है, और देखिए इस स्पर्धा में जो भारतीय प्लेयर हैं मनु भाकर, इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है कनाडा के विन्नीपेग में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे एक्स्ट्रा जानकारी। तो देखिए विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का 19वां संस्करण है। 2025 में जो तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई है, यह 19वां संस्करण है। यह द्विवार्षिक प्रतियोगिता है जो 17 से 24 अगस्त 2025 तक कनाडा के विन्नीपेग में आयोजित की गई थी। और देखिए इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए पहले स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया 17 पदकों के साथ। भारत रहा है इसमें दूसरे नंबर पर, 8 पदक जीते भारत ने, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है पदक तालिका में। और ये तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसने 6 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण और 2 रजत। और इसका अगला संस्करण कब होगा? तो इसका अगला संस्करण होगा 2027 में तुर्की के अंताल्या में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है होम बाउंड फीचर फिल्म ने। ठीक है,
तो देखिए यह फिल्म जो है होम बाउंड, यह नीरज घायवान द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है। और ये जो होम बाउंड फिल्म है इसने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो इसमें प्रमुख कलाकार हैं ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव क्या है। तो देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ठीक है, तो यह देखिए यह भारतीय सिनेमा का एक वार्षिक उत्सव है और इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। यह महोत्सव भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों को ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के सामने पेश करने के लिए समर्पित है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, तो विश्व मानवतावादी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को अपने कर्तव्य के दौरान मारे गए या घायल हुए मानवतावादी कार्यकर्ताओं के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मानवतावादी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके दौरान यदि वह घायल होते हैं या मारे जाते हैं तो उनके सम्मान में ही यह दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है किसने? तो यह जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्थान के गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा ने जयपुर में, यह कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है और यह जो है यह मिस यूनिवर्स इंडिया का यह दूसरा संस्करण है। ठीक है, आगे देखेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया तो यह क्या है? तो इसके बारे में देखेंगे। यह मिस यूनिवर्स इंडिया यह एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो थाईलैंड में आयोजित होने वाली वैश्विक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला को चुनती है। ठीक है, तो ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता है यह एक ऐसी महिला को चुनती है जो थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करे। ठीक है, आगे देखेंगे। मनिका विश्वकर्मा नवंबर 2025 में थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो अभी नवंबर 2025 में थाईलैंड में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो अब देखिए कि इससे पहले यहाँ पर मिस यूनिवर्स में भारत का क्या इतिहास रहा है। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की स्थापना कब हुई थी? 1952 में की गई थी और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारतीय विजेता, तो भारत इससे पहले 3 बार मिस यूनिवर्स रही हैं भारत से। तो कौन? सुष्मिता सेन पहली विजेता थी 1994 में। ठीक है, और दूसरी विजेता लारा दत्ता थी सन 2000 में, और अभी हाल ही में 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो ये हरनाज संधू। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये हरनाज संधू है।
तो हरनाथ संधू ने जीता था 2021 में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 19 अगस्त को। और फोटोग्राफी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है या यह क्यों मनाया जाता है, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और प्रभाव के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसे PFA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, PFA का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है मोहम्मद सलाह को। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद सलाह को रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सलाह ने 29 गोल किए और 18 असिस्ट दिए, जिससे लिवरपूल को प्रीमियर लीग का खिताब जीतने में सहायता मिली है। ये जो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, यह एक इंग्लिश फुटबॉल पुरस्कार है जो हर साल प्रोफेशनल फुटबॉलर्स संगठन द्वारा इंग्लिश फुटबॉल के सबसे शानदार खिलाड़ी को दिया जाता है। तो इंग्लिश फुटबॉल में जो साल का सबसे शानदार खिलाड़ी होता है उसे PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की खास बात यह है कि विजेता का चुनाव फुटबॉलरों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। यह ब्रिटिश फुटबॉलरों के लिए एक अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है। तो यह कहाँ किया है, तो यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया है। यह असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में आयोजित किया गया था। अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत कब हुई थी, तो 20 अगस्त 2025 को असम के लाईपुली में इसकी शुरुआत हुई थी। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा बलों और नागरिक संस्थानों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न सुरक्षा बलों और नागरिक संस्थानों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इस अभ्यास का नाम है समन्वय शक्ति अभ्यास। ठीक, आगे देखिए, यह जो अभ्यास है समन्वय शक्ति अभ्यास, यह 10 दिवसीय अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और जिला प्रशासन ने भाग लिया है इस अभ्यास में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा या उपग्रह की खोज की है। तो हाल ही में नासा ने अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं, यूरेनस के चंद्रमा की खोज की है, एक नए चंद्रमा की खोज की है। तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी, तो नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप, नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है। 29वां उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और इसे अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है, तो इसे अस्थायी रूप से S 2025 U1 नाम दिया गया है। ठीक है, और इस उपग्रह या चंद्रमा का व्यास लगभग 10 किलोमीटर है और यह 56,000 किलोमीटर की दूरी से यूरेनस की परिक्रमा करता है। यह 2025 में, फरवरी 2025 में खोजा गया था। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए चुना गया है।
तो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए कौन सी फिल्म को चुना गया है? तो यह चुना गया है शेप ऑफ मोमो। शेप ऑफ मोमो यह नेपाली भाषा की फिल्म है और इसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए चुना गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? सिक्किम की महिला निर्देशक त्रिवेणी राय द्वारा निर्देशित यह फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो, सॉरी ये भी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, शेप ऑफ मोमो को आधिकारिक तौर पर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन क्षेत्र के लिए चुना गया है। ठीक है, और ये जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है यह एशिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल सिनेमा में नई और साहित्यिक प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए जाना जाता है। सॉरी ये साहित्यिक नहीं है, ये है साहसिक। नई और साहसिक प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए जाना जाता है। और देखिए ये जो BIFF यानी कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का विजन सेक्शन उभरते और मध्य करियर के निर्देशकों को उजागर करते हुए आशाजनक और स्वतंत्र एशियाई फिल्मों का प्रदर्शन करता है। यानी कि यह पुरस्कार मुख्य रूप से जो नए उभरते हुए निर्देशक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए यह दिवस 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। 2023 में जो चंद्रयान 3 मिशन था उसका जो विक्रम लैंडर था उसकी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 2025 का विषय क्या है? तो 2025 का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। आगे देखेंगे। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला यह चौथा देश बना था भारत। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने रूबेला उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है? तो कौन सा देश है एशिया का? तो ये एशिया का देश है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में रूबेला उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है। चलिए आगे देखेंगे एक्स्ट्रा जानकारी। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। जो रूबेला बीमारी है उससे नेपाल को मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेपाल ने कई वर्षों के अथक प्रयासों और टीकाकरण अभियानों के माध्यम से यह मुकाम हासिल किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो रूबेला या जर्मन खसरा यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो हल्की बुखार और शरीर में दाने या चकत्ते के साथ होती है। शरीर में इसमें क्या है, दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? तो इसका रोकथाम देखिए, खसरा कंठमाला या रूबेला की रोकथाम MMR टीके द्वारा की जाती है। भारत की क्या स्थिति है इस बारे में? तो देखिए भारत अभी तक रूबेला मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने 2026 तक खसरा और रूबेला को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया है। कौन सा? राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 शुरू किया है। चलिए आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।